नमस्कार दोस्तों आज जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इन्होंने अपने Q3 के नंबर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद से आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर गया है और ना ही बहुत भयानक गिरावट हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर बाजार ने कुछ एक्सट्रीमली पनिश नहीं किया है क्वार्टरली नंबर्स के बाद भी, मैं बता दूं बाजार को नंबर काफ़ी अच्छे लगे हैं तभी ऐसा हुआ है, वरना एवरेज नंबर या बिलो एवरेज नंबर को तो पिटाई हो ही रही है। ऐसे स्टॉक जिन्होंने थोड़े बहुत अच्छे नंबर्स भी दिए हैं, बाजार उन्हें भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है बल्कि गिरावट ही हो रही है। और देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, या अगर हम रैशनली बात करें पूरे के पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक एज ए सेक्टर की, मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे, अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे और कुछ एनालिस्टों को सुन रहे होंगे, वहां हर कोई एक बात बोल रहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उनका जो वर्स्ट फेज था, ठीक है, जो वर्स्ट फेज था अब वो शायद ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वो निवेशक जिनके पास पेशेंस हो, देखिए मैं ये नहीं यहाँ कहने वाला कि खरीदिए बेचिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जो मेरी पर्सनल राय है वो आपके साथ शेयर करूंगा। डेटा जो अवेलेबल है आप कह सकते हैं नेट में, उसको कंपाइल करके आपके सामने लाऊंगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, इट्स योर डिसीजन, ओके। बट हाँ, इस प्रकार के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर पहली बार नहीं भी आए हैं तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आपका ये छोटा सा कदम बहुत बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। देखिए, हर कोई कह रहा है कि जो वर्स्ट फेस है वो ओवर हो चुका है, और आप देखिए जो इक्विटास है ना, पिछले एक साल में इसने ऊपरी स्तरों से अगर हम बात करें ऑलमोस्ट, तो एक समय में तो जो गिरावट थी वो 40% ज़्यादा थी। वहां से स्टॉक देखिए आपको एक तेजी लगभग 11-12% दिखाते दिखाई दे रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस साफ साफ मिल रहा है। इक्विटास में ना जो 72 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है ना, वो ह्यूज है दोस्तों। जब तक इक्विटास 72 रुपीज़ को तोड़ करके ऊपर नहीं चले जाता, तब तक कोई भी आप ऐसा सोचे कि भाई कुछ फ्रेश हो जाएगा या कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा होना मुश्किल है। और मुझे पसंद लगता है जो आप कह सकते हैं मेन रेजिस्टेंस होगा, वो ये है, देखिए वो है 80 रुपए का। तो ये जो दो रेजिस्टेंस हैं, जब तक इक्विटास इसे बहुत अच्छे तरह से तोड़ के ना चला जाए तब तक कोई भी बहुत पॉजिटिव हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। और देखिए, ये कर पाना अभी बहुत टफ है। अभी भी बाजार सेल ऑन राइस का है, और चाहे भले कह रहे हो वर्स्ट फेयर ओवर हो चुका हो, लेकिन देखिए अगर कोई बहुत भयानक गिरावट नहीं होने वाली तो कोई बहुत बड़ी रैली भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। आपको दिख रहा होगा कि तमाम अच्छे कदम होने के बावजूद, चाहे रेपो रेट हो गया, आपको पता होगा कि भाई 25 बेसिस पॉइंट की जो कमी है वो रेपो रेट में ले आई गई है, प्लस इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, बट बाजार उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहा। और मैं आपको बता दूं, ये बात मैं अभी से नहीं, पिछले काफ़ी समय से लगातार कह रहा हूं कि भाई देखिए, अगर प्रॉफिट में है तो एटलीस्ट पार्शियल बुक करें क्योंकि बाजार वीक है। और कई जगह मैं ये पढ़ रहा था, अभी भी FIIs को भारतीय बाजार वीक लग रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, डेटा को ओवर एनालाइज नहीं कीजिए। देखिए, जब गिरावट होती है ना तो फिर रैशनल गायब हो जाता है कि बाजार बस बहाने ढूंढता रहता है गिरावट के। और जब बुल मार्केट होता है तो कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होता कि एवरेज रिजल्ट को भी इस प्रकार दिखाया जाता कि ओ माय गॉड, इससे अच्छा तो कभी रिजल्ट आई नहीं है। तो इसीलिए अभी बाजार में कमी है, इश्यूज हैं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे किसी को नहीं पता है, तो इस कारण बाजार वीक है। लेकिन हाँ, इक्विटास में ऐसा क्या हो गया है कि वर्स्ट फेस ओवर है, और कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रीनर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप देखिए, मार्केट कैप 8,000 करोड़ से ऊपर, करंट 71 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी 52 वीक हाई से थोड़ा सा लो से थोड़ा बहुत हाई है। 110 की इसने हाई लगाई थी, वहां से लगातार गिरावट है। स्टॉक की पी ऑलमोस्ट यहाँ पर है, जबकि आप देखेंगे इंडस्ट्री की पी कहाँ है, 11.2, तो वहाँ से थोड़ा सा महंगा दिख रहा होगा।
ठीक है। इसके साथ साथ 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों ये। 1.36 की आपको डिविडेंड भी देता है। ROC ROE ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए 1 टाइम से थोड़ा सा ऊपर है। तो ओवरऑल इक्विटास का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा दिखता है। और देखिए मुझे पर्सनली ये बैंक अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, आप यहाँ नीचे चलेंगे, आप यहाँ पे देखिए क्वार्टरली नंबर्स चलते हैं सीधा। देखिए इस बार 1612 करोड़ का बिजनेस हुआ है। जो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो वहाँ से थोड़ी बहुत आपको जंप देखने को मिल रही होगी, ठीक है। और मैं हमेशा बताता हूँ बैंक्स को मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही कंपेयर करता हूँ, ईयर ऑन ईयर नहीं, ठीक है। इसलिए यदि आप ईयर ऑन ईयर वाले हैं तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट लगे, बट हाँ इक्विटास को मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर शेयर करता हूँ। और रेवेन्यू में जंप अभी मुझे बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम अभी रेवेन्यू की है ही नहीं, और खास कर ये स्मॉल फाइनेंस बैंकों की। क्योंकि आप अगर, और इसका ना आपको मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब इस बैंक के नोट्स आएंगे, ओके। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोन बांटना आप शुरू करोगे तो जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, वो आप कह सकते हैं ग्राहक जहाँ पे बैंकिंग नहीं पहुंची, वो फटाफट उठाता है। प्रॉब्लम बैंक उसमें देने की नहीं है। आप देखिए नेट प्रॉफिट 13 करोड़ से बढ़ करके 66 करोड़ रुपीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके, इतना दिख रहा है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे अगर आप इसको वो करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, आपका 66 करोड़ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आया है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है भाई साहब, नेगेटिव है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स है वो हमको यहाँ पे देखने हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर जब आप देखोगे ना दिसंबर में तो आप पाओगे कंपनी का 202 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, ठीक है। लेकिन स्थिति गंभीर है, लगातार प्रोविजन बढ़ाए जा रहे थे जिसका असर कंपनी को नंबर्स में दिख रहा था, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पर कंपनी ने एक ठीक ठाक सा मैं कहूँगा काम किया है। और देखिए एक्सपेंसेस में जब आप जाओगे ना तो एम्प्लॉय कॉस्ट में कोई बहुत ज़्यादा तो इशू हुआ नहीं है। लेकिन देखिए बैंक की जो प्रोविजंस है उसमें कहीं ना कहीं आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको जो मुझे ज़्यादा और ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, ग्रॉस एनपीए देखिए 2.95% से मात्र 2.97% में इनकी एनपीआई है। और ये बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है मैं कहूँगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे 0.97, आप यहाँ पे देखेंगे 0.97 से बढ़ करके नेट एनपीए घट करके 0.96 पे आ गया है। ये एक पॉजिटिव सिनेरियो, और यही चीज़ बाजार को कहीं ना कहीं पसंद आ रही है। और यही कारण है कि नंबर्स के बावजूद, क्योंकि इतनी बड़ी अंकर गिरावट के बावजूद ही बाजार एक्सट्रीमली पनिश नहीं कर रहा है। और जब आपका स्टॉक 40% ज़्यादा टूट जाता है ना, आप ऑलरेडी बहुत सारे निगेटिविटी प्राइसन कर चुके रहते हैं। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ओके। अब अगर आप नीचे चलेंगे और नोट्स में देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि इश्यूज क्या क्या है। देखिए नोट्स में आप जाएंगे 1 मिनट, यहाँ पे ना कलेक्शन इफिशिएंसी के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कलेक्शन इफिशिएंसी है दोस्तों वो 99.4% से घट करके कितनी हो गई है फर्स्ट क्वार्टर में 98.9%, और फर्दर डिक्रीज होकर एक सेकेंड क्वार्टर में ये 98.2% हो गई थी, ठीक है। और आप देखें कि ये स्टेबलाइज होती दिखाई दे रही है 98.2% में क्वार्टर 3 में। और ये इंडिकेट करते हैं क्या कि हाँ भाई साहब कुछ रिकवरी है, बट अभी भी एक कंफर्टेबल लेवल से बिलो है, ठीक है। तो ये जो 99.4% कलेक्शन पीक था वहाँ से अभी भी कमी है, लेकिन स्टेबलाइज हो रही है चीज़ें। मैनेजमेंट ने ये नोट किया है दोस्तों कि ये जो स्ट्रेस आने वाले समय को देखने को मिल रहा है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सेक्टर में, ये इंटरनली भी है और एक्सटर्नल फैक्टर में भी है। इसका क्या मतलब है हम लोग आएंगे एक एक करके। देखिए अब सबसे पहले रेगुलेटरी चेंजेस। देखिए जो माइक्रो फाइनेंस कैप था, ठीक है, माइनस फाइनेंस कैपिटल में जो लोन में कैप था जो पहले 1.25 लाख था, लेड टू इंक्रीज बोरोइंग, जिसके कारण कस्टमर बहुत ज़्यादा लेवरेज हो गई। इसके साथ ही साथ ऐप बेस्ड जो आप कह सकते हैं लोन मिले, उसने आपके समय जब आपसे कह रहा था ना ऊपर कि भाई लोन अगर आप बांटना शुरू करोगे तो इतने ज़्यादा ग्राहक ले रहे हैं क्योंकि सबको लोन्स की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। तो जब आप ऐप से लोन ले रहे हो, आप लगातार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से लोन ले रहे हो, भी इजीली मिल रहा है आपको, आप पेमेंट कैसे करोगे? आज नहीं तो कल चीज़ें डिफॉल्ट होती हैं और वही हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो डिफॉल्ट है ये कोई आप कह सकते हैं बड़ा कॉर्पोरेशन नहीं कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट घराना नहीं कर रहे हैं, ये आम नागरिक कर रहा है,
ओके, इसके साथ साथ क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के बात कही जा रही है दैट जो बढ़ा हुआ क्रेडिट कॉस्ट दोस्तों एंटिसिपेटेड ड्यू टू प्रायर स्लिपेजेस with expectations of moderation Q2 और Q3 of the next fiscal year based on X bucket performance. ओके, आप देखें यहाँ पे नीचे चल करके अब डाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी। अब ये डाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी क्या है कि माइक्रो फाइनेंस नाउ कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ देयर पोर्टफोलियो विथ प्लान्स टू रिड्यूस इट सिंगल डिजिट। देखिए, बात सिर्फ इसकी नहीं है, इक्विटास की नहीं हो रही है, तमाम जो बैंक्स हैं वो, चाहे आप कह सकते हैं स्पेशली माइक्रो फाइनेंस वाले, वो अपना जो एक्सपोजर वो कम करें और इक्विटास तो 14 से घटा करके सिंगल डिजिट में बात कह रहा है नाउ। और कहाँ पे फोकस होगी? लैंडिंग प्रोडक्ट्स में, जिसमें माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है MLF विच हैज़ डबल डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन याद रखिएगा, इसका घाटा कहाँ पे होता है? निम्स में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, क्योंकि अगर आप सिक्योर लोन देते हो तो भाई साहब आपको मार्जिन कम देने पड़ते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति दिख रही है भाई साहब, मार्जिन थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कचरा साफ करना है NPA का, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वही स्टेबल स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाना है। सिक्योर्ड लैंडिंग पोर्टफोलियो अब 86% से भी ऊपर काम कर रहा है, जिसमें स्मॉल बिजनेस लोन आते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग और व्हीकल फाइनेंसिंग आती है। और अफोर्डेबल हाउसिंग में ग्रोथ कैसा? तो देखिए, जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है ये 12% अब रखता है पोर्टफोलियो का दोस्तों, और ये ब्रेक इवन करता आपको दिखाई देगा नेक्स्ट ईयर से, और ये प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत मदद करेगा। यानी अफोर्डेबल हाउसिंग से भी आपको अगले साल से प्रॉफिटेबिलिटी आती दिखाई देगी, और ये बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके साथ ही साथ देखोगे तो लायबिलिटी स्ट्रेटजी 2.0 क्या है? तो देखिए, फोकस किस पे जा रहा है कि इम्प्रूव करें डिपॉजिटर स्टिकनेस को टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट ओवर 3 से 5 साल में, ठीक है। इसके साथ ही साथ रिसेंट इन सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट हैव रिजल्टेड अ 13 बेसिस पॉइंट रिडक्शन। हाँ, कुछ नए प्रोडक्ट भी ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन किया जा रहा है पर्सनल लोन का और क्रेडिट कार्ड का फॉर डिपॉजिट कस्टमर्स एक्सपेक्टेड टू एनहांस क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड भी वहां से मिलने के चांसेस दिखेंगे। ओके, तो ये सब इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं दोस्तों। ओके, अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें और अन्य चीज़ों में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट कंडीशन के हिसाब से, तो थोड़ी बहुत मार्जिनल अपटिक आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, लेकिन जो लिक्विडिटी में टाइटनेस है और जो लिमिटेड ग्रोथ है दोस्तों हाउस होल्ड की, ये भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो है ना बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको पता होगा, जैसे आज RBI ने 25 बेस पॉइंट कमी करी, इसके साथ साथ इनकम टैक्स में छूट आई है, तो ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं बाजार में लेके आएगी, ठीक है। इसके साथ फ्यूचर आउटलुक प्रोस्पेक्टस, तो देखिए मैनेजमेंट ये कह रही है दैट मैनेजमेंट अभी भी काफ़ी हद तक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपॉजिट को लेकर के, और जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, चीज़ें ठीक होंगी लेकिन समय लगेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप देखें तो पब्लिक में 41.96% माल है, लेकिन 3% से ज़्यादा आज भी, बल्कि मैं कहूँगा 3.5% ज़्यादा का आज भी होल्डिंग कौन रखता है? आशीष धवन साहब, ठीक है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 2.87। इसके साथ ही साथ आप DIIs में देखेंगे, क्योंकि आपको जो है दिख रहा है ना दिसंबर का ही है अपडेट। ओके, HDFC म्यूचुअल फंड का बढ़ोतरी हुई यहाँ पे 8.57%, ठीक है। फ्रैंकलिन इंडिया ने बराबर रखी हुई है। SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ा ली है। इन्वेस्को ने थोड़ी बहुत कम की है मार्जिनल में, इट्स ओके। आप और देखेंगे निपॉन इंडिया का 3% ज़्यादा है। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पे, कैनरा रोबो का भी इसमें होल्डिंग है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक कोई बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है वो रहेंगे, इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बैंक एक रिकवरी पाथ में है। अगर बाजार में एक अच्छी तेज़ी आती है और आने वाला क्वार्टर 1 या 2 कंपनी वापस अपने पैरों में खड़ी होती है, अच्छे से दिखाई देती है, तो मुझे ये लगता है इक्विटास के जो अच्छे दिन हैं वो ज़रूर आएंगे। बट ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।